देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी के फिक्सिंग के आरोप पर भड़की भाजपा। जेपी नड्डा ने कहा, बार बार उजागर होने के बावजूद बेशर्मी से फैलाते हैं झूठ। धर्मेंद्र प्रधान की सीख, नेता प्रतिपक्ष पहले पढ़ें अपनी पार्टी का इतिहास। ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना पूरा, आज भी दहशत में जी रहा पाकिस्तान। रक्षा मंत्री की दो टूक, आतंकी जहां भी होंगे हम उन्हें समाप्त करने से नहीं हिचकेंगे। विदेशों में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जारी। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, जर्मनी ने भी खुले शब्दों में की आतंकवाद की निंदा। नक्सलवाद विरोधी अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से अमित शाह ने मुलाकात कर दी बधाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। गृह मंत्री ने कहा, नक्सलवाद के दंश से भारत को मुक्त करने के लिए संकल्पित। और देश भर में धूमधाम से मनाया गया बकरीद का त्योहार। अमन चैन की दुआ में उठे हजारों हाथ, चप्पे चप्पे पर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। बीते 3 लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी कई बार ईवीएम पर सवाल खड़े करती रही है और राहुल गांधी ने एक बार फिर से लेख लिखकर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। चुनाव आयोग पहले ही राहुल गांधी के इन आरोपों पर स्पष्टता दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार ये सभी आरोप खारिज हो चुके हैं। उसके बाद भी राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले इन आरोपों से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी ने अखबार में एक लेख के जरिए बीते साल हुए महाराष्ट्र चुनाव में कथित तौर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी आशंकाएं व्यक्त की। राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राहुल गांधी का नवीनतम चेहरा, चुनाव दर चुनाव हारने की उनकी उदासी और हताशा के कारण फर्जी कहानियां गढ़ने का एक खाका है। राहुल गांधी की हरकतों के कारण कांग्रेस पार्टी को चुनाव दर चुनाव हारना पड़ता है। आत्मनिरीक्षण करने की बजाय वे विचित्र षड्यंत्र रचते हैं और धांधली का रोना रोते हैं। सभी तथ्यों और आंकड़ों को नजरअंदाज करते हैं, शून्य सबूत के साथ संस्थाओं को बदनाम करते हैं, तथ्यों से ज्यादा सुर्खियां बटोरने की उम्मीद करते हैं। बार बार बेनकाब होने के बावजूद वे बेशर्मी से झूठ फैलाते रहते हैं और वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में उनकी हार तय है। राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा समेत एनडीए के दलों ने जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार हारने के बाद हार की हताशा में बेबुनियाद आरोप लगा रही है और राहुल गांधी ने बिहार चुनाव लड़ने से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें है वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। का मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात बोलते हैं। अगर आप बोलते हो तो कुछ प्रूफ दीजिए ना। खाली बोलने से, संशय निर्माण करने से बस शक पैदा कर दिया और कह दिया कि भाई वोट गलत डाले गए हैं।
ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। भैया 55 साल तक आप लोग आज़ादी के 70-75 साल के इतिहास में 55 साल तक आप लोग सत्ता में आप लोग रहे। उसके बाद अगर आज देश की जनता आपको नकार रही है तो ज़रूरत है आत्ममंथन करने की, ना कि बहाने तलाशने की, जो कि राहुल जी कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के इस प्रकार के बेबुनियाद आरोपों पर चुनाव आयोग पहले ही सख्त एतराज जता चुका है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को दिए गए अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते समय इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। मतदाताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद ये कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे आरोप लगते रहे हैं, जिसके बाद मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट और कई राज्यों के हाई कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन हर बार आरोप निराधार साबित हुए। खुद चुनाव आयोग ने भी ईवीएम की सत्यता प्रमाणित करने का खुला चैलेंज दिया था, बावजूद इसके किसी भी पार्टी ने कोई सबूत पेश नहीं किए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर को शुरू हुए आज 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में भारत ने जहां सैन्य ताकत से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, तो पाकिस्तान की हिमाकत के बाद उसके सैन्य ठिकानों को भी आईसीयू में पहुंचा दिया है। भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब किया है, तो आर्थिक नाकेबंदी पर भी पाकिस्तान को घेरा है। क्या हुआ है इस 1 महीने में, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 7 मई का वो दिन जब थर्रा उठा दुश्मन। ऑपरेशन सिंदूर ने बजाई रणभेरी। ब्रह्मोस की गरज से सीमा पार दहशत फैली। धधक उठा था आसमान, कांपे थे दुश्मन के पांव। हिंदुस्तान ने दिखाया था अपना असली दांव। सिंदूर की सौगंध थी लहू का संकल्प, अब न बचेगा कोई आतंकी कैंप। देश के दुश्मनों को उसकी ही भाषा में दिया समझाए। हर जान की कीमत भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया बताए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकिस्तान को कर दिया नेस्तनाबूद। ब्रह्मोस के ट्रेलर ने उड़ाए पाकिस्तान के होश। ब्रह्मोस ने आतंकी ठिकानों को किया जमींदोज। ऑपरेशन सिंदूर में मलबा बना पाकिस्तानी ड्रोन। भारत के प्रचंड प्रहार से हिल गई पाकिस्तानी सेना की चूलें। वायुसेना ने मिनटों में पाकिस्तान को किया तबाह। ब्रह्मोस के वार से घुटनों पर आया पाकिस्तान। सीज फायर के लिए बुरी तरह गिड़गिड़ाया। जिसने छेड़ा वतन का चैन, उसका छीन लिया सुख चैन। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। बीते 30 दिनों में दुनिया ने देखी भारत की ताकत। संयुक्त राष्ट्र में खोला पाक का कच्चा चिट्ठा। भारतीय डेलीगेशन ने दुनिया भर में खोली पाकिस्तान की पोल। विश्व मंच पर सुनी गई भारत की वाणी।
आतंकी फैक्ट्री का सच हुआ बेपर्दा। दुनिया भर में गूंज रही ऑपरेशन सिंदूर की धमक। अब चुप नहीं बैठेगा हिंदुस्तान का सपूत। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों ने दिखाई अपनी ताकत। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है। सेना के शौर्य पर देश को है नाज। मोदी सरकार ने लिख दिया 7 मई का विजयी इतिहास। वतन के बेटे हुए एकजुट, ना धर्म देखा ना जात पूछी, हर हाथ में तिरंगा, हर मन में ज्वाला। अब जो भारत पर उठेगी बुरी नजर, भारतीय सेना टूट पड़ेगी बनकर कहर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की जो बात कही थी उसे उन्होंने पूरा भी किया है और आतंकियों और उनके ठिकानों को मिट्टी में भी मिला दिया। बीते 1 महीने में कई ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से भारतीय सेना की जमकर तारीफ की तो आतंकिस्तान को जमकर खरी खरी सुनाई। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। छह मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और आतंकवादियों को फिर से कड़ा संदेश दिया है। रक्षा मंत्री ने अखबारों में लेख लिखकर आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को साथ आने की बात कही है तो पाकिस्तान को जमकर घेरा है। उन्होंने लेख में लिखा है कि आतंकी जहां भी होंगे हम उन्हें समाप्त करने से नहीं हिचकेंगे। मानवता, शांति और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का शिकार रहा है। पहलगाम में पर्यटकों को उनके मजहब के आधार पर मारा गया। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को वैश्विक चुनौती बताते हुए लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा भारत दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का शिकार रहा है। साथ ही उन्होंने लिखा पहलगाम में पर्यटकों को उनके मजहब के आधार पर मारा गया। अपने लेख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि हमले का मकसद भारत की एकता को तोड़ना और डर को फैलाना था। साथ ही उन्होंने लिखा कि अब हमारी आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपने लेख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी लिखा कि सर्जिकल स्ट्राइक 2016, बालाकोट 2019, ऑपरेशन सिंदूर 2025 आतंकवाद प्रायोजित सरकार और मास्टरमाइंड को जवाब देंगे हम। साथ ही उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान बेलआउट पैकेज को आतंकवाद पर खर्च करता है। आतंकवाद को वैश्विक चुनौती बताते हुए रक्षा मंत्री ने लिखा कि एफएटीएफ की भूमिका पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना उचित है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम IAEA की निगरानी में आए। पाकिस्तान को घेरते हुए रक्षा मंत्री का यह लेख वैश्विक समुदाय आतंक के विरुद्ध एकजुट हो। ये तमाम जो बातें थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने लेख में लिखी, जिन्हें अखबारों में प्रकाशित किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को धार देने और वैश्विक समुदाय को अपने रुख से परिचित कराने के लिए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 6 देशों की यात्रा पर है। जर्मनी के बर्लिन में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की और पाकिस्तानी आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम की उन्होंने जानकारी दी। जहां भी टेररिज्म होता है, या तो वो टेररिस्ट पाकिस्तानी होता है कोई, या पाकिस्तान में ट्रेंड होता है। 22 अप्रैल को हुआ, हमने 7 मई को अटैक किया रात के 1 बजे, ताकि जनता जब सोती है, और सिर्फ उनके टेररिस्ट कैंप को हिट किया, 100 लोग मारे गए। ऑल द मेजर टेररिस्ट, वो मसूद अजहर रो रहे थे कि मेरा दोनों भाई मार गया, मेरी बहनों ही मारी गई, मेरे बहन मारे गए। हमने कहा आतंकवाद की फैक्ट्री करोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। हमने पाकिस्तान को कहा कि हमने एक कार्रवाई किया है, हमको जनता को तंग नहीं करना है। उन्होंने मिसाइल भेज दिया हमारे आकाश में, सारे मिसाइल को फ्रस्ट्रेट कर दिया, तो उनके 11 एयरफोर्स स्टेशन को भी बर्बाद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर फ्रेंड्स इज अंडर पॉज, खत्म नहीं हुआ है। जो हमारी डायस्पोरा की स्ट्रेंथ है वो 6 देशों में सामने दिखी है, और जो उनका कमिटमेंट देश की तरफ है वो मैं मानती हूँ हमें भी इमोशनल करने वाला एक कमिटमेंट है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। साथ ही साथ हम बहुत सारे ऑफिशियल्स से मिले, बहुत सारे ऑफिशियल्स को हमने अपनी बातें रखी। हमने ये नहीं कहा कि हम कोई हेल्प मांगने आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि जो आतंकी माहौल इतने दशकों से हम सह रहे हैं, वो आतंकी माहौल आपके घरों में भी आएगा। तो आप लोगों को टेररिज्म के खिलाफ, अब ये इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, ये टेररिज्म की बात है। जो टेररिज्म पूरी दुनिया में फैल रहा है और जिसको रोकने का और उसको कॉल आउट करने की जिम्मेदारी दुनिया की बनती है, वो पाकिस्तान से ही आ रहा है। वहाँ जो धर्म के नाम पे कत्लो गारद किया, उसका पर्पस था हिंदुस्तान में धर्मों के बीच में खाई पैदा करना। क्यों जी? लेकिन सबसे पहले, और मैं 22 अप्रैल को श्रीनगर ही था, एक कमेटी में, पार्लियामेंट्री कमेटी में गया हुआ था। 23 अप्रैल को जब हम वापस आ रहे थे, सारा श्रीनगर बंद था अगेंस्ट दी अटैक ऑफ टेररिस्ट। आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में अफ्रीकी संघ को शामिल करने पर भी खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों के मद्देनजर तटीय क्षेत्रों, द्वीपों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। Many countries face disasters and rebuild with resilience.
a global digital repository for the learnings and best practices would be beneficial. Third, disaster resilience requires innovative financing. We must design actionable programs and ensure developing nations have access to finance. Fourth, we consider small island developing states as large ocean countries. Due to their vulnerability, they deserve special attention. Fifth, strengthening early warning systems and coordination is crucial. This helps timely decisions and effective last-mile communication. I'm sure that discussion in this conference will consider these aspects. मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का अभियान बहुत तेजी से जारी है। बीते 3 दिनों में भी 7 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें कई इनामी नक्सली भी शामिल हैं। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल अभियान में शामिल अधिकारियों से मुलाकात की तो बचे कुछ नक्सली इलाकों को भी नक्सल मुक्त करने पर बात हुई। बीते 1 साल में ही 403 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, तो नक्सलियों के बड़े-बड़े गढ़ों को उनके प्रभाव से मुक्त करा लिया गया है। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुहिम अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। बीजापुर नेशनल पार्क मुठभेड़ में 3 दिनों में 7 नक्सली ढेर हो चुके हैं। 5 जून को केंद्रीय कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम मारा गया। उसके बाद 6 जून को तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर भास्कर को ढेर किया गया। 6 जून की शाम को मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। 7 जून शनिवार को 2 और नक्सली ढेर हुए। मुठभेड़ में कुल 7 नक्सलियों की मौत हुई है। सभी 7 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 नक्सलियों की पहचान हो गई है। 5 नक्सलियों की शनाख्त अभी बाकी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हाल ही में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से भेंट कर इन अभियानों की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी। इन अभियानों को अपनी बहादुरी से सफल बनाने वाले जवानों से भी मिलने के लिए उत्सुक हूं और जल्दी ही छत्तीसगढ़ आकर उनसे भेंट करूंगा। मोदी सरकार नक्सलवाद के दंश से भारत को मुक्त कराने के लिए संकल्पित है। नक्सल मुक्त देश बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं। 2026 तक भारत से नक्सलवाद को समाप्त करने का भरोसा छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष ने भी दिलाया है। अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, नक्सल आंदोलन समाप्ति की ओर है और अमित शाह जी ने तारीख भी तय कर दी है कि 2026 को नक्सलवाद हिंदुस्तान में समाप्त होगा। तो अब पुलिस फोर्स भी पूरी मनोयोग से ताकत के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप से सफलता 100% मिलेगी। नक्सलवाद के साथ लड़ाई में लगातार हम लोग को सफलता मिल रही है। ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है और इसके लिए हम अपने जवानों को नमन करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं, उनके साहस को हम नमन करते हैं और निश्चित रूप से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने जो ठाना है अगले साल 31 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद को न्यूट्रलाइज करने का, उनका ये संकल्प बिल्कुल पूरा होगा। वर्ष 2024-25 की अवधि में अब तक बस्तर रेंज में माओवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ों में 403 से अधिक माओवादी मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बल मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। देश के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।